हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज एंड आई वेलकम यू ऑल टू अर्जुना एकेडमी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रोटेशनल मोशन का पार्ट नंबर 2। ठीक है। इससे पहले हम लोग रोटेशनल मोशन का पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसमें हमने बात की थी बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है। और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। नाउ आज वाली क्लास में भी अगेन हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, और फिर हम लोग आगे में प्रोसीड करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास गिवन है वो है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और जो एक्सिस है वो आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो नज़र आएगा कि एक मास है m1 और जो दूसरा मास हम लोग के पास में है वो है m2। ठीक है। और यहाँ पर m1 और m2 अगर दोनों का वैल्यू इक्वल इक्वल होता तो हम लोग कह सकते थे कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में लाया करता। बट इस केस में तो m1 और m2 आपका अलग अलग है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास आपका एग्जैक्टली सेंटर पर लाई नहीं करेगा। ठीक है। तो उसको हम लोग निकालते कैसे? तो निकालने के लिए बेसिकली बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है। जब भी आप निकालते हैं सेंटर ऑफ मास तो जो फॉर्मूला बनता है RCOM इज इक्वल्स टू आपके पास बन जाता है m1r1 प्लस m2r2 और अपॉन में आपके पास में आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है। तो ये है हम लोग के पास में जनरल फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास निकालने का। ठीक है। एक और चीज़ अगर आपको पता होगा तो हम लोग जानते हैं कि जो आपके पास सेंटर ऑफ मास है ये आपका रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है। तो एक काम करते हैं, m1 से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेंगे r1 के बराबर। ये वैल्यू आपके पास हो गई r1 के बराबर। और ऑन द सेम अप्रोच जो आपके पास में सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। कहाँ से? m2 से। इसको हम लोग r2 से डिनोट कर देंगे। ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पर r1 और r2 का वैल्यू डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि हम लोग r1 और r2 निकालते कैसे। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग r1 निकालेंगे। ठीक है। अब जब आप r1 निकालेंगे ना तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका जो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर जो ओरिजिन है वो कौन बन जाएगा? m1। ठीक है। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ r1, ठीक है, r1 के कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इस डायग्राम को वापस रीड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो इधर में आपके पास में कौन हो गया? m1, और इधर में हम लोग के पास में कौन मिल गया? m2। इसके अलावा m1 से m2 तक का जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है। इसके अलावा इस बार हमने क्या कहा हुआ है कि r1 हमें फाइंड करना है। ठीक है। पहली चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास ये कोई पॉइंट है जहाँ पर आपका कौन ला कर रहा है? सेंटर ऑफ मास। तो फिलहाल हम लोग का ओरिजिन कौन है? m1। तो जो भी ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने बन जाते हैं? 0,0। और m2 के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ठीक है, अगर आपको m1 से m2 तक पहुंचना है तो अलोंग द x एक्सिस आप r डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बट अलोंग द y एक्सिस आपके पास डिस्टेंस कितना बन गया? 0। ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे r1। ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का? RCOM इज इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो फिलहाल हम लोग वैल्यू फाइंड करने वाले हैं r1 की। ठीक है। अब यहाँ से बन जाएगा आपके पास में m1। अगर हम लोग r1 देखें तो उसका वैल्यू कितना है? 0। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा m2। r2 का वैल्यू आपके पास कितना है? r के बराबर। अपॉन में हम लोग के पास कितना आ गया? m1 प्लस m2। ठीक है। अब m1 इंटू 0, कंप्लीट टर्म जो है आपके पास 0 के बराबर बन गई। सो r1 जो कि हम लोग फाइंड कर रहे हैं इसका वैल्यू कितना बन जाएगा? m2r अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है। अब सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे?
इस डायग्राम को वापस करेंगे रीड्रॉ, फिर यहाँ लिखेंगे m1 और यहाँ पर कौन आ जाएगा m2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हमने कंसिडर किया हुआ है r। यहाँ पर आपका कौन लाया कर रहा है सेंटर ऑफ मास। पिछले बार ओरिजिन कौन था m1, इस बार कौन बन जाएगा आपके पास में m2। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने बनते हैं 0,0 और m1 के कोऑर्डिनेट्स अगर आप m2 से m1 तक आ रहे हैं तो अलोंग द x एक्सिस आप -r डिस्टेंस कवर करेंगे, अलोंग द y एक्सिस कितना बन जाएगा आपके पास में 0 के बराबर। ठीक है, अब वापस लगाते हैं फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू m1, r1 का वैल्यू कितना आ गया -r के बराबर प्लस m2, r2 का वैल्यू कितना हो गया 0 अपॉन में हम लोग के पास कितना आ गया m1 प्लस m2। और यहाँ से अगर हम लोग निकाले r2 का वैल्यू तो ये बन जाएगा -m1r अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गए पोजीशन वेक्टर किसके सेंटर ऑफ मास के। कौन कौन थे r1 और r2। ठीक है, जो डायग्राम हमने ऊपर यूज़ किया था उसको मैंने वापस रीड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या हमें मिल गया, हमें r1 और r2 दोनों का वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कितना होता है m इंटू आर का स्क्वायर। बट यहाँ पर दो बॉडीज़ है, एक बॉडी m1 जिसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है r1, दूसरी बॉडी m2 उसका जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से कितना है r2। तो जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो बनना चाहिए m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। ठीक है, m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर। m1 तो जैसा का वैसा रहेगा, हमने r1 फाइंड किया है ऊपर और r1 का वैल्यू कितना आया था m2r अपॉन m1 प्लस m2। m2r अपॉन में m1 प्लस m2 इसका भी क्या है होल स्क्वायर। सिमिलरली m2 और r2 का स्क्वायर, r2 का वैल्यू कितना आया हम लोग के पास में -m1r अपॉन में m1 प्लस m2 और इस पूरे का यहाँ पर क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट को हम लोग करते हैं ओपन। फर्स्ट m1 वाली टर्म जैसे कि वैसी, फिर क्या आ जाएगा आपके पास में m2 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा r का स्क्वायर और अपॉन में आपके पास में क्या मिल जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का स्क्वायर में पता है प्लस होता है, फिर क्या आ जाएगा m1 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा r स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा वापस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम नज़र आएगा कि ऊपर वाले इसमें m1 m2 और r तीनों कॉमन है, बेसिकली r स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, अगर हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर सेम हो तो एक ही बार लिखा जाता है और वो डिनोमिनेटर कितना है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में अगर ध्यान से देखते हैं तो हम नज़र आएगा फर्स्ट टर्म m1 m2 का स्क्वायर r स्क्वायर, फिर m2 m1 का स्क्वायर वापस r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या नज़र आ रहा है m1 कॉमन है, m2 कॉमन है, साथ में r स्क्वायर भी कॉमन है। तो ब्रैकेट में आपके पास में क्या मिलेगा, देखिए m1 तो कॉमन मिल गया, r स्क्वायर भी कॉमन आ गया, दो m2 थे जिसमें से एक m2 चला गया तो सिंगल टाइम्स m2 बचा और सिमिलरली सेकंड वाले ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा m1 कॉमन। अपॉन में आपके पास में क्या है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो एक बार m1 प्लस m2 और एक बार नीचे का m1 प्लस m2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ फाइनली जो आंसर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना बचेगा m1 m2 r स्क्वायर
अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसमें हमें बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी थी, वो ये कि हमें पहले जो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब R1 और R2 निकालते आना चाहिए। एक बार R1 और R2 मिल गया, बेसिकली R1 जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का, कहाँ से, M1 से, और R2 भी क्या है, डिस्टेंस है, किसका, सेंटर ऑफ मास का, कहाँ से, M2 से। ठीक है, फिर सेंटर ऑफ मास हमको मिल गया, उसका डिस्टेंसेस R1 R2, फिर हमने क्या यूज़ कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, वैल्यूज को पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सेम पॉइंट masses आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपके पास में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है। अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इसका मीनिंग क्या होगा कि तीनों ही जो साइड का लेंथ है वो सेम होगा, और साथ ही में जो एंगल यहाँ बन रहा होगा, ठीक है, वो कितने डिग्री का बन रहा होगा, 60 डिग्री का बन रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या कहा गया है कि फाइंड करना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस, और आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन ये गिवन है जो कि प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब बेसिकली इस वाले m और इस वाले m से पास होकर जा रही है। ठीक है, उसके बाद अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग के पास में यहाँ पर बेसिकली जब निकालेंगे फॉर्मूला, तो वो क्या बनना चाहिए, I इज इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब याद रखिएगा कि जो R1 R2 R3 मतलब जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये R1 R2 और R3 ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो भी कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास मासेस तो सेम है, m1 का वैल्यू भी m आने वाला है, m2 का वैल्यू भी m आने वाला है, और m3 का वैल्यू भी m आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग R1 की बात करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये आपके पास m1 है, ये आपके पास m2 है, और ये आपके पास m3 है, मतलब थर्ड मास है। ठीक है, अब अगर R1 की बात करें तो R1 जो है वो m1 का डिस्टेंस मतलब इस वाले मास का डिस्टेंस इस वाले एक्सिस से होना चाहिए, लेकिन ये वाले एक्सिस तो इससे पास होकर जा रही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो R1 का डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना हो गया, 0। ऑन द सेम अप्रोच अगर आप R2 ढूंढेंगे तो R2 का वैल्यू भी जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, हाँ, कितना, 0। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें R3 की, तो R3 का वैल्यू जो है वो बेसिकली ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा। तो अब इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग निकाले कैसे, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को इस्तेमाल करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है वो आपको मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल, वो आपको इस तरीके से नज़र आएगा, जहाँ पर ये जो एंगल है वो कितने इसका हो जाएगा, 60 डिग्री। डिस्टेंस डी मुझे यहाँ पर पता करना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो लेंथ जो है, जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में मान लेता हूँ कि तीनों ही साइड का जो लेंथ है वो कितना है, एल, एल और एल है, मतलब ये जो आपके पास हाइपोटेनस है जो कि 90 के आगे होती है, इसका वैल्यू कितना हो गया, एल के बराबर। अब मुझे चाहिए डिस्टेंस डी, हाइपोटेनस दिया हुआ है, अपोजिट मतलब 60 के आगे वाला जो साइड होता है उसको आप अपोजिट साइड बोलोगे, बेसिकली थीटा के आगे वाला। तो हमें यहाँ पर मेरे हिसाब से तो साइन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब मैं साइन यूज़ करूँगा तो साइन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, और साइन 60 कितना बनता है, साइन 60 बन जाता है √3/2 इज इक्वल्स टू डी अपॉन एल। वैल्यू जो चाहिए वो चाहिए डी का, तो कितना आ जाएगा, √3l अपॉन में 2, तो ये हो गया डिस्टेंस डी। ठीक है, बेसिकली ये D3 का काम करेगा आपके पास में, तो इसको हम लोग D3 या R3 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस डी जो है बेसिकली ये डिस्टेंस डी किसके इक्वल आ जाएगा,
ये डिस्टेंस दिया जाएगा r3 के इक्वल। इसके अलावा r1 का वैल्यू वो भी ज़ीरो बन गया, r2 का वैल्यू ये भी आपके पास ज़ीरो बन गया। इसका मतलब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ कितना बन जाएगा, m3 इंटू r3 का स्क्वायर। m3 का वैल्यू कितना है, m के बराबर, और r3 का वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड किया, कितना आ गया, √3l/2, और इसका स्क्वायर है ना, तो √3 का स्क्वायर कितना बनता है 3, l का स्क्वायर l स्क्वायर, अपॉन में आपके पास 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4। तो फाइनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए 3ml² अपॉन में कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया आपके पास किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, तो सिंपल हमने अप्रोच का लगाया m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। r1 और r2 का वैल्यू हमको यहाँ ज़ीरो नज़र आ रहा था, r3 हमने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके निकाल लिया, बाकी जो सारा क्वेश्चन है आपका ईजी है। तो जो पिछला क्वेश्चन था जस्ट उसी के जैसा ये एक और क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दिया है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा था। ठीक है, ये जो दो मासेस है, ये एक m1 और एक m2, ऑल द वैल्यू सेम सेम था, यहाँ से आपका इस तरीके से एक्सिस पास हो रहा था। बट अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन में देखें तो एक्सिस आपका इस तरीके से परपेंडिकुलर पास हो रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर m के ऊपर है, बट बेसिकली ये आपका प्लेन को पैरेलल है। प्लेन को पैरेलल है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो एक्सिस है ये इस ट्रायंगुलर प्लेट के सरफेस के अलोंग होकर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वापस क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और तीनों ही मासेस अगेन सेम सेम है, तो जो फॉर्मूला बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I। ठीक है, जनरल अगर तीन बॉडीज इसलिए क्या बनेगा, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से वापस नेमिंग कर दे, इसको हम लोग 1 बोल देंगे, इसको 2 और इसको हम लोग 3 बोल देंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से थर्ड वाले मास का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो थर्ड वाले मास के अंदर से ही होकर जा रही है। ठीक है, दोनों का लोकेशन अगर सेम सेम है, इसका मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 0। इसका मतलब जो r3 का वैल्यू है, ये r3 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, चलो ठीक है, r3 तो 0 बन गया। व्हाट अबाउट r1 एंड r2? सो r1 का मतलब आपके पास में हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, और r2 का मतलब आपके पास में हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम लोग r1 और r2 निकालना चाहे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली बीच से पास होगा, इसका मतलब ये वैल्यू भी l/2 और ये वैल्यू भी कितना हो गया, l/2। मतलब r1 का वैल्यू भी l/2 हो गया और r2 का वैल्यू भी कितना हो गया, l/2। चलो ठीक है, m1 का वैल्यू कितना है, m के बराबर, r1 का वैल्यू कितना है, l/2, और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। सिमिलरली m2 का वैल्यू कितना है, m के बराबर, r2 का वैल्यू फिर से कितना है, l/2, और इसका फिर से क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये बन जाएगा m(l²) अपॉन में 4 प्लस m(l²) अपॉन में 4। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार हम लोग यूज़ करेंगे, और ऊपर में कितना आ रहा है, ml² प्लस ml², कितना हो गया, 2ml²। सो 4 2 से 2 टाइम्स में कट गया, सो फाइनली I विल बी इक्वल्स टू ml²/2। ठीक है, ये बन जाएगा आपका आंसर। पिछले जो दो क्वेश्चंस थे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये भी एक क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से सेम है कि आपके पास में तीन सेम पॉइंट मासेस है, तीनों को हम लोगों ने कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल पर रखा हुआ है, और हमें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस वाले मास के
अंदर से पास हो रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पर एक्सिस आपका कैसा है, परपेंडिकुलर। अगर आप कहेंगे कि ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला आपके पास में वाई एक्सिस है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो जेड एक्सिस बन जाएगा। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका जेड एक्सिस से पास हो रहा है। इसी डायग्राम को एक और तरीके से मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, सेम ये डायग्राम है, इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वही है, मैंने यहाँ क्रॉस से बताया हुआ है और यहाँ मैंने कहा हुआ है कि आपका अलोंग द जेड एक्सिस वो पास हो रहा है। ठीक है, तो सेम डायग्राम है, बस दो अलग अलग तरीके हैं इसको शो करने के। ठीक है, प्लेन पर जब एक्सिस आपका परपेंडिकुलर हो, चाहो तो आप ऐसे शो करो, चाहो तो आप क्रॉस बनाकर शो करो, आपके पास मीनिंग सेम ही होगा। ठीक है, अगेन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सिस आपका यहाँ से पास हो रहा है, 3 मासेस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हमेशा की तरफ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास में क्या, सॉरी अपॉन में तो यहाँ कुछ आएगा नहीं, तो आपके पास क्या आ गया, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर। वापस हमेशा की तरह हम लोग इसको कह देंगे फर्स्ट, इसको हम लोग कह देंगे सेकंड, और इसको हम लोग कह देंगे थर्ड। ठीक है, सो इस बार मुझे बताइए किसका वैल्यू आपके हिसाब से ज़ीरो बनना चाहिए, R1 का, R2 का या R3 का। एग्जैक्टली, इस बार जो वैल्यू ज़ीरो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा आपके पास में, इस बार बनेगा आपके पास में R2 का वैल्यू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेकंड वाले मास में से होकर जा रहा है, तो सेकंड वाले मास का जो डिस्टेंस हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितना हो गया, ज़ीरो। जबकि अगर आप देखना चाहेंगे कि फर्स्ट वाले मास का डिस्टेंस, ये फर्स्ट वाले मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, एल के बराबर। सेम थर्ड वाले मास का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितना है, एल के बराबर। सो मास आपके पास एम, R1 आपके पास कितना आ गया, एल, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, सेम तरीके से R2 तो ज़ीरो बन गया, मतलब पूरी ये टर्म बन गई ज़ीरो। M3 का वैल्यू अगेन आ गया एम के बराबर, R3 का वैल्यू अगेन कितना है, एल के बराबर, तो उसका क्या आ गया, स्क्वायर। तो फाइनली अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे, एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर कितना बन गया, 2 टाइम्स ऑफ एम एल स्क्वायर। ठीक है, सो अगेन सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट डायग्राम, डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेम चीज़ आपको फाइंड करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगेन आपके पास मासेस सेम सेम है, बस इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका लोकेशन चेंज हो चुका है। ठीक है, अब देखिए वापस हमेशा की तरह इसको मैं नाम दे रहा हूँ फर्स्ट, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सेकेंड, और इसे मैं नाम दे रहा हूँ थर्ड। ठीक है, सो इस बार मेरे हिसाब से जो डिस्टेंस ज़ीरो बनना चाहिए वो बनना चाहिए R1 का वैल्यू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आए, हमेशा की तरफ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर। ठीक है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, 3 अलग अलग बॉडीज है इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को 3 बार यूज़ किया है। ठीक है, इस बार एक्सिस जो है सीधा सीधा पास होकर जा रहा है फर्स्ट वाले इसमें से, इसलिए R1 का वैल्यू बन जाएगा ज़ीरो, मतलब ये टर्म आपके पास कितनी हो गई, ज़ीरो। अगर अब बात की जाए m2 का वैल्यू, m के बराबर, R2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कंप्लीट आपके पास कितना बन जाएगा, L के बराबर, तो ये आ गया m इंटू एल का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें थर्ड वाले मास की, तो इसका भी वैल्यू है m, और डिस्टेंस अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ पूरा L है, तो ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तो आपके पास में L/2 बनना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी L/2 के बराबर, तो ये वैल्यू भी कितना आ गया, L/2 के बराबर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस बन जाएगा आपके पास में यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस बन जाएगा L/2 के बराबर, तो m इंटू L/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया I ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है,
अगर आप एलसीएम ले या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ml² प्लस ml² कितना हो गया 5 ml² अपॉन में 4। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। एंगल के बाद हम लोग दो क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि 4 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, और इस स्क्वायर का जो साइड है उसका लेंथ है l। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो पहले केस में या फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आप कहेंगे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये आपका प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर मतलब अलोंग द z एक्सिस आपका कौन पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जबकि दूसरे वाले केस में आपका पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है, सरफेस के ऊपर से होते हुए एक्सिस आपका इन दो मासेस के ऊपर से पास होकर जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें निकालना चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 4 मासेस है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनना चाहिए, m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर और m4 r4 का स्क्वायर, ठीक है। सेम फॉर्मूला हम लोग जो है, जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर भी हम लोग लगाने वाले, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन आपके पास 4 बॉडीज है, इसलिए अगेन फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम लोग इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट वाले में, कि हम लोग क्या अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें चाहिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस m1 का डिस्टेंस, इस m2 का डिस्टेंस, फिर m3 का डिस्टेंस और फिर m4 का डिस्टेंस। तो अगर किसी तरीके से मुझे कंप्लीट इस डायगोनल का लेंथ पता हो तो उसका जो आधा है वो क्या बन जाएगा आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो लेंथ ऑफ डायगोनल है, ठीक है, इसको मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ, चलिए ठीक है, यहीं पर मैं नोट पॉइंट में डाल देता हूँ। जो लेंथ ऑफ डायगोनल जो होता है ऑफ स्क्वायर, इसका वैल्यू बन जाता है √2 इंटू एल। √2 इंटू जो भी आपके पास साइड का लेंथ दिया हो, और हमारे केस में जो लेंथ ऑफ साइड गिवन है, ठीक है, वो कितना गिवन है, एल के बराबर गिवन है। तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है, कितना बनना चाहिए, इस डिस्टेंस का वैल्यू कंप्लीट यहाँ से यहाँ √2l, तो √2l का आधा, ठीक है। तो अगर हम लोग हाफ ऑफ √2l इस्तेमाल करें, विच इज √2l, इसका आधा मतलब अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा 2। जो अपॉन में 2 है इसको आप √2 इंटू √2 लिख सकते, ऊपर का एक √2 नीचे का एक √2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास अल्टीमेटली कितना बच गया, l/√2। इसका मतलब जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, l/√2। तो आपके पास क्या बन जाएगा, m इंटू l/√2 का स्क्वायर कितना बनेगा, l² अपॉन में 2, वापस मास m, l/√2 का स्क्वायर कितना बन गया, l²/2। m3 भी कितना है, m के बराबर, वापस अगर डिस्टेंस चेक करें यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो l/√2 और इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा, l²/2, और लास्ट में अगेन मास है m, l/√2 का स्क्वायर मतलब l²/2। तो सेम टर्म का एडिशन है वो भी 4 बार, इसलिए आपके पास 4 इंटू ml²/2, तो 2 से 4 गया 2 टाइम्स, तो फाइनल आंसर कितना बच गया, 2 ml², ठीक है। ये हो गया हम लोग के पास में आंसर, ठीक है। अगेन सेम अगर हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो है मुझे डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आपका इस वाले मास
और इस वाले मास के थ्रू होते हुए जा रही है। इसका मतलब ये आपके पास हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, सरफेस को पैरेलल इस वाले मास के लिए और इस वाले मास के लिए जो डिस्टेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0। अगेन अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो वो डिस्टेंस वापस आपके पास कितना आ जाएगा, कंप्लीट डायगोनल का आधा कितना बन जाता है, L/√2। ठीक है, तो पिछले बार 4 मासेस थे, इस बार सिर्फ 2 मासेस आएंगे, बिकॉज इस वाले मास और इस वाले मास के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना बन गया, 0। ठीक है, तो इस बार मैं सीधा डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, सिर्फ 2 मासेस, हर एक मास का वैल्यू m और डिस्टेंस कितना है, L/√2, उसका स्क्वायर कितना बन जाएगा, L²/2। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनल आंसर आए कितना आना चाहिए, mL² के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास में आंसर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास में जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। ठीक है, अब सवाल ये है कंटिन्यूअस बॉडी होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग के पास में 2 तरीके की बॉडी होती है जिनके साथ हम लोग डील करते हैं। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट बॉडी, जिसे हम लोग डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस बॉडी। ठीक है, कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम। ठीक है, अब सवाल ये है कि डिस्क्रीट बॉडी और कंटिन्यूअस बॉडी दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एग्जाम्पल्स हम लोग इसको थोड़ा और इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप किसी रिवर के, ठीक है, बैंक पर जा रहे हैं, किसी नदी किनारे पर आप जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ से अलग अलग स्टोन्स को उठा रहे हैं, ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपको वहाँ पर 2 सेम स्टोन्स मिल पाने पॉसिबल नहीं हो पाते। ठीक है, इसके अलावा एक और बेस्ट एग्जांपल, वो हम लोग जो स्नैक्स खाते हैं, कुरकुरे। ठीक है, अगेन वो भी आपका एक एग्जांपल है, वहाँ पर भी आपके पास जो चांसेस है कि 2 कुरकुरे सेम साइज के हो, सेम लेंथ के हो, ये ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, तो जब हम लोग कंसीडर करते हैं ऐसी बॉडीज जो एक दूसरे से एकदम अलग अलग हो, हर किसी का मास अलग हो, हर किसी का शेप अलग हो, तो इस तरीके की जो बॉडी होती है इन्हें हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट बॉडी। और इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो होता है फॉर्मूला, वो अगेन m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस m4r4², मतलब मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और इन सभी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप सभी को क्या कर देते हैं, ऐड। ठीक है, नाउ अब दूसरा जो हम लोग के पास टाइप ऑफ बॉडी है वो है कंटिन्यूअस बॉडी। अब कंटिन्यूअस बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसमें क्या होगा आपके पास में कि बॉडी का हर एक पार्टिकल का मास सेम होगा और साइज भी सेम होगा। इसका एग्जांपल आपके पास में है रॉड, डिस्क, स्पीयर। ठीक है, इनमें आप जितने भी एटम्स देखेंगे हर एक एटम का जो साइज होगा वो कैसा रहेगा, सेम। और इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका है कि आप यहाँ पर समेशन इस्तेमाल कर सकते, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली MI/RI का स्क्वायर, I का जो वैल्यू है वो 0 से लेके I का वैल्यू ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक चल जाएगा। ठीक है, जितने भी आप बॉडीज लेते, जैसे I=1 जब आप यूज़ करेंगे तो m1r1² बनेगा, I=2 के लिए m2r2 का स्क्वायर बनेगा, एंड सो ऑन आपका चलता जाएगा। ठीक है, समेशन साइन आप तब इस्तेमाल करते हैं जब बॉडी का टाइप अलग अलग हो, हर एक बॉडी आपके पास अलग अलग टाइप की हो। बट अगर हर एक बॉडी आपके पास सेम टाइप की हो, इसका मतलब जो कंटिन्यूअस बॉडी में आपके पास में आता है कि हर एक मॉलिक्यूल अगर सेम मास का हो, सेम साइज का हो, ठीक है, तो ऐसे केस में इंस्टेड ऑफ समेशन आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो छोटा सा मास dm और इसका डिस्टेंस r, इसका स्क्वायर, बिकॉज मास इनटू क्या आता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी आप इंटीग्रेशन के साथ जाएंगे, इन केस ऑफ डिस्क्रीट बॉडी आप यहाँ पर जो है समेशन के साथ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कंटिन्यूअस बॉडी है इनके लिए 3 टाइप की डेंसिटी डिफाइन होती है। एक को हम लोग कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, दूसरे को हम लोग कहते हैं सरफेस मास डेंसिटी, और तीसरे को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी जो है ये आपका एप्लीकेबल होती है, एग्जाम्पल है इसके लिए हम लोग के पास में रॉड, ठीक है,
इसके अलावा इसका अगेन एग्जाम्पल आपके पास में आएगा रिंग, जबकि सरफेस मास डेंसिटी ये आपका डिफाइन होगा फॉर द प्लेट्स, ठीक है। इसके अलावा हम लोग डिस्क क्ले भी डिफाइन कर सकते, और वॉल्यूम मास डेंसिटी आपके पास में आता है इसके लिए सॉलिड स्पीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर। इन शॉर्ट लीनियर मास डेंसिटी आपको हमेशा मिलेगी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन हो। सरफेस मास डेंसिटी आपको मिलती है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, जबकि वॉल्यूम मास डेंसिटी आपको मिलती है थ्री डायमेंशनल या फिर 3D ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, सरफेस मास डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, और वॉल्यूम मास डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग रो से। लीनियर मास डेंसिटी आपके पास छोटा सा मास dm, उसका छोटा सा लेंथ dl, ठीक है। सरफेस मास डेंसिटी छोटा सा मास dm, छोटा सा एरिया dA, ठीक है, जबकि वॉल्यूम मास डेंसिटी छोटा सा मास dm, छोटा सा वॉल्यूम dV, ठीक है। तो लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, सरफेस मास डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये जो फॉर्मूलेज है ये ऑलवेज वैलिड होते हैं, ठीक है। फिर आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो ना हो ये आपका एप्लीकेबल होगा, बट अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कंटिन्यूअस हो मतलब एक जैसा, ठीक है, तो कंटिन्यूअस मास का मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि हम लोग के पास में एक रॉड गिवन था। अब इस रॉड के अंदर में ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि सिर्फ एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम होंगे, और ये मान लेते हैं कि इस तरीके से मैंने हर एक एटम को शो किया गया, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको नज़र आएगा कि जितने भी मासेस है सबका साइज कैसा होता है, सेम सेम, और इनके बीच का जो स्पेसिंग या जो डिस्टेंस होगा ये भी कैसा बन जाएगा, सेम सेम, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, कंटिन्यूअस, या फिर इसके लिए एक बेस्ट वर्ड है वो है हम लोग के पास में यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा, ठीक है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इससे जस्ट एक और अलग होता है जिसे हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो नज़र आएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि जो मासेस है इनका साइज भी अलग अलग होगा, और ये जो मासेस है इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो भी कैसा होगा, अनइवन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आपको कहीं पर भी मास डिस्ट्रीब्यूशन दिखे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब तो मैंने कहा था कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, ये जो फॉर्मूलेज है, ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपके पास कैसे होते हैं, ऑलवेज वैलिड, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपके पास कैसा होगा, ऑलवेज वैलिड, और ये फॉर्मूला भी आपके पास कैसा होगा, ऑलवेज वैलिड, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में प्रॉपर गिवन है कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसे केस में लीनियर मास डेंसिटी को आप लिख सकते हैं m/l मास पर यूनिट लेंथ, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा को आप लिख सकते हैं मास पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम मास डेंसिटी रो को आप लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज आपके सिर्फ और सिर्फ वैलिड कब होगा, जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा हो, यूनिफॉर्म,
अगेन इस केस में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होना चाहिए वो होना चाहिए यूनिफॉर्म, और अगेन इस केस में भी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग के पास में हो गया डिस्क्रीट बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी। इसके अलावा नेक्स्ट हमने पढ़ा तीन कंटिन्यूअस बॉडी के लिए तीन टाइप की मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी जो है इसी पर बेस्ड हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो किसी भी एक एंड से पास होगी, हो सकता है वो एंड ये वाला हो या फिर हो सकता है वो एंड ये वाला हो। सो आप किसी भी एक एंड के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन को पास करवा सकते हैं और आंसर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो रॉड है इसका लेंथ है L, इसका मास है M। ठीक है, एक और चीज़ कि यहाँ पर जो रॉड है, ये जो रॉड है एक कंटिन्यूअस बॉडी होती है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब होगा कि ये जो बॉडी है इसमें हम लोगों के पास बेसिकली ये बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके के पॉइंट मासेस से मिलके बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से। अब होगा क्या कि अगर हम लोग फिलहाल तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस लेफ्ट वाले एंड पर हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक मास नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मासेस है और इन बहुत सारे पॉइंट मासेस की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर आप पॉइंट मासेस का डिस्टेंस चेक करेंगे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो हर एक पॉइंट मास का जो डिस्टेंस आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो सवाल ये है कि हम लोग यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले कैसे। तो हमने देखा था कि जब बॉडी कंटिन्यूअस हो उस टाइम पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग भी इस वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ बहुत सारे मासेस हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन बहुत सारे मासेस में से कोई भी एक मास कंसीडर करूँगा। ठीक है, आप किसी भी एक मास को ले सकते हैं और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये फ़िलहाल मास मान के चला हुआ है। ठीक है, कंप्लीट रॉड का मास अगर m है तो इस छोटे से एलिमेंट का मास बन जाएगा dm। कंप्लीट रॉड का जो लेंथ है वो L है, तो इस छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ है वो मैं यहाँ पर मान के चल रहा dx है। ठीक है, इसके अलावा इस मास का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस एंड पर डिस्टेंस जो है हम लोग इस तरीके से, ये हो गया डिस्टेंस किसका, इस एलिमेंट dm का। ठीक है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर इस x का वैल्यू बन जाएगा 0, राइट हैंड साइड पर इस x का वैल्यू बन जाएगा कैपिटल L के बराबर। कहने का मतलब ये कि जो x का वैल्यू है वो लगातार लेफ्ट से लेके राइट पर जाते वक्त आपका क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, सो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए वो भी आपका छोटा सा आना चाहिए। ठीक है, सो कंप्लीट रॉड के लिए अगर I होगा तो छोटे से एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा, di बन जाएगा। इसके अलावा मास कितना है dm और डिस्टेंस आपके पास में कितना आ रहा है x, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बनता है, मास इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो भी डिस्टेंस हो उसका स्क्वायर। बट दिक्कत ये है कि यहाँ पर ऐसा एक ही एलिमेंट नहीं है, ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट है और इस इनफाइनाइट dm मास वाले एलिमेंट से मिलके ये कंप्लीट रॉड बना है। तो मुझे अगर कंप्लीट रॉड के लिए चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैं क्या करूँगा, दोनों ही साइड कर दूंगा इंटीग्रेट। ठीक है, तो di का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, I
इसके अलावा यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू में डी एम। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx पॉसिबल है, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy पॉसिबल है, और z का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dz पॉसिबल है। बट यहाँ पर तो x है और यहाँ पर dm है, इसका मतलब ये हुआ कि x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dm पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में अब हम लोग यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने 3 टाइप की डेंसिटी इस्तेमाल की है, ठीक है, जो पढ़ी है। एक लीनियर मास डेंसिटी, दूसरा सरफेस मास डेंसिटी, तीसरा वॉल्यूम मास डेंसिटी। और इसमें से भी जो रॉड है वो आपके पास एक 1D ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर मास डेंसिटी के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं लैम्बडा, मास छोटे से एलिमेंट का dm और उसका छोटा सा लेंथ कितना हो गया dx। तो यहाँ से अगर आप dm का वैल्यू निकालेंगे तो dm का वैल्यू कितना बन जाएगा, लैम्डा इंटू dx। अब इसका हम लोग यहाँ करेंगे यूज़, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dm के जगह पर हम लोग कितना यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा x का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है, धीमे धीमे जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो यही x का वैल्यू 0 से कितना बन जाएगा, l के बराबर। तो लोअर लिमिट इस इंटीग्रेशन का बनना चाहिए कितना, 0, और अपर लिमिट बनना चाहिए l। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट l। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग जानते हैं कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो लैम्डा कांस्टेंट है, इसको मैंने कर दिया इंटीग्रेशन से बाहर। इसके अलावा इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ बन गया, 0 से l, फिर क्या आ गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मैं जानता हूँ कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स पॉसिबल है, दोनों जो है सेम सेम आपके वेरिएबल वाले हो गए, सो लैम्डा आपके पास आ गया बाहर। इसके अलावा एक्स स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर 1 से बढ़ता है, तो इनिशियली पावर कितना है 2, अब ये पावर 1 से बढ़ के, ठीक है, 2 से कितना बन गया 3, और जितना पावर हम लोग ऊपर लिखते हैं उतना ही पावर हम लोग नीचे भी लिखते हैं। इसके अलावा लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट आ गई 0 से लेके l तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ लैम्डा आ गया जैसा का वैसा, पहले हम लोग रखेंगे अपर लिमिट और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट कितना है l, उसका क्या आ जाएगा आपके पास में क्यूब, तो ये आ गया l क्यूब अपॉन का 3 जैसा का वैसा, माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, अपॉन में आपके पास कितना था 3। ठीक है, ये हमने लगा दी यहाँ पर क्या, लिमिट। ठीक है, तो ये हम लोग के पास में हो गया, ये जो 0/3 है कंप्लीटली कितना बन गया 0, सो आपके पास में कितना आ गया, लैम्डा इंटू एल क्यूब अपॉन में कितना आ गया 3। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जानते हैं अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो लैम्डा का वैल्यू कितना बन जाता है, m/l के बराबर। सो लैम्डा को हम लोग रिप्लेस किससे कर सकते हैं, m/l से, तो लैम्डा को रिप्लेस मैंने कर दिया m/l से, अपॉन में ऑलरेडी कितना था 3, साथ में क्या आ गया l क्यूब। अब एक l से l क्यूब में का एक l कट गया तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, ml²/3। ठीक है, तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ठीक है, कब, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका कहाँ से पास हो, किसी भी एक एंड से पास हो। ठीक है, तो वो एंड आप लेफ्ट एंड को भी ले सकते हो या फिर उस एंड को आप राइट वाला एंड भी ले सकते हो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कितना बन जाता है, ml²/3, कब, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका कहाँ से पास हो रहा हो, किसी भी एक एंड से पास हो रहा हो। ठीक है, तो जस्ट जो क्वेश्चन हमने देखा है, ठीक है, ये वाला, इसी का एक और वेरिएशन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रॉड है हम लोगों का, ये रॉड इस एक्सिस के ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आपका ये जो रॉड है वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है इसका मतलब जो एंगल फॉर्म हुआ है वो एंगल
कितने इसका फॉर्म हुआ आपके पास, थीटा फॉर्म हुआ है। अब मैं जानता हूँ कि अगर मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अगर रॉड के एंड से पास हो रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का फॉर्मूला कितना बन जाता है, ये बन जाता है ml² अपॉन में 3। ठीक है, बट दिक्कत ये है कि इस वाले केस में रॉड जो है वो आपका परपेंडिकुलर नहीं है, ये जो रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये इंक्लाइंड है तो इसके मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूँ। एक कंपोनेंट जो होगा कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ये, ठीक है, रॉड का, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं जानता हूं कि अगर इंक्लाइंड लेंथ L है तो अगर हम लोग जब दो कंपोनेंट बनाते हैं जिसके साथ एंगल बनता हो वो वाली लेंथ कितनी बनती है, L cos थीटा, और जिसके साथ एंगल ना बन रहा हो वो वाली लेंथ कितनी बन जाती है, L sin थीटा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जो लेंथ परपेंडिकुलर है वो कौन सी है, L sin थीटा। इसीलिए जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो उस टाइम पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है, तो जो लेंथ यूज होगी वो कौन सी यूज होगी, L sin थीटा। क्योंकि अगर आपने इस वाली लेंथ को कंसीडर किया, ठीक है, अगर आपने इस वाली लेंथ को कंसीडर किया L cos थीटा, ये तो एक्सिस के पैरेलल हो गई ना, और अगर एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितना बन गया, 0। और अगर डिस्टेंस 0 है तो ऑब्वियसली L का वैल्यू कितना बन जाएगा, 0। और अगर L का वैल्यू आपके पास 0 बन गया इसका मतलब हम लोग इस वाली लेंथ को कंसिडर नहीं कर सकते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीटली कितना बन जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारे काम की जो लेंथ है वो कौन सी है, L sin थीटा। तो अगर हम लोग निकाले यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मास तो m है, और जो काम की लेंथ है वो कौन सी है, L sin थीटा, और इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा, 3। तो फाइनली जो आपके पास में बनेगा आंसर वो कितना बन जाएगा, ml² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, सो अगेन एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ बता दूँ वो ये कि अगर हम लोग यहाँ पर दो रॉड देखें, ठीक है, तो लेंथ ऑफ रॉड के दो कंपोनेंट आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है, फॉर दिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है ये कितना आ जाएगा, जो हमने निकाला है ml² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 3। ठीक है, और फॉर दिस कंपोनेंट आपके पास जो वैल्यू आएगा I का वो कितना बन जाएगा, 0। और 0 क्यों बनेगा, 0 इसीलिए बनेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस वाले रॉड का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है, तो L cos थीटा हमारे किसी भी काम का नहीं है, काम का कौन सा था, L sin थीटा। ठीक है, सो जो ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट जिसमें हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था I इज इक्वल टू ml²/3, इसका फर्स्ट वेरिएशन ये था जिसमें आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर रॉड को कैसे रखा था, इंक्लाइंड। अब दूसरा वेरिएशन ये है कि इस बार जो रॉड है इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा दिख रहा है आपको, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करें तो नजर आएगा कि इफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, इस बार रॉड आपका यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन एक ही जैसा नहीं है, कहीं पर आपका मास थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर मास थोड़ा कम मिलेगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड कह दिया है तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग लैम्डा इज इक्वल्स टू m/L इस बार यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, dm/dl यूज़ करना हर जगह आपका वैलिड होता है। ठीक है, लेकिन लैम्डा इज इक्वल टू m/L सिर्फ मैं लीनियर मास डेंसिटी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ रॉड की बात चल रही है। ठीक है, सो m/L यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी dm/dl वैलिड रहेगा। जबकि जो पिछला क्वेश्चन था यहाँ पर आपके पास में
जो आपके पास रॉड था ये यूनिफॉर्म था, मास डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली, इसीलिए लैम्डा इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन डी एल, बेसिकली लेंथ यहाँ पर डी एक्स था तो ये पॉसिबल था, और लैम्डा इज इक्वल्स टू एम बाई एल भी पॉसिबल था, ठीक है। बट इस वाले केस में ये पॉसिबिलिटी आपका कंप्लीटली हट जाती है, ठीक है। इंस्टेड इस बार आपको लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, और वो लैम्डा का वैल्यू कितना है आपके पास में, ये मेंशन है लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्लीट रॉड का जो है एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। कंप्लीट रॉड का मास m, कंप्लीट रॉड का लेंथ l, तो जो छोटा सा आपको एलिमेंट दिख रहा है, इस छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ बन जाएगा, ठीक है, ये लेंथ कितना बन जाएगा, ये लेंथ बन जाएगा dx, और मास कितना बन जाएगा dm, ठीक है। उसके बाद तो छोटे से एलिमेंट के लिए अगर आप निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो भी आपको कैसा मिलेगा, छोटा सा, कितना डी आई, ठीक है। क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस एलिमेंट का अगर हम लोग डिस्टेंस देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इस डिस्टेंस को हम लोग कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। तो डिस्टेंस आपके पास x हो गया, उसका स्क्वायर होता है, साथ में मास कितना है dm, ठीक है। बट मुझे तो चाहिए कंप्लीट रॉड के लिए, इसलिए यहाँ दोनों साइड आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, डी आई का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, i के बराबर। इसके अलावा एक्स स्क्वायर और dm जैसे का वैसा। अगेन वही दिक्कत आ जाती है कि हम लोग यहाँ पर x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dm नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी यहाँ पर क्यों यूज़ हुई, क्योंकि यहाँ पर रॉड गिवन था और वो 1d है, ठीक है। मास कितना बन गया dm, और इसका छोटा सा लेंथ कितना बन गया dx। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आ गया dm अपॉन dx। तो यहाँ से अगर आप dm निकालते हैं तो dm का वैल्यू कितना बन जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स के बराबर। और लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में कितना मेंशन है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स। लैम्डा नॉट आपके पास में कांस्टेंट है, बाकी एक्स आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। आगे जब प्रोसीड करेंगे तो हम लोग जानते हैं इस x का वैल्यू लेफ्ट वाले एंड पर बन जाएगा 0 और राइट वाले एंड पर बन जाएगा l के बराबर। तो लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट बन गई 0 से लेके l तक, एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा। dm के जगह कितना आ गया, लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब एक और चीज़, अब हम लोग पुट करेंगे यहाँ लैम्डा का वैल्यू। लैम्डा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना मेंशन है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स के बराबर। तो ये आ गया लैम्डा नॉट इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपके पास एक्स्ट्रा में और क्या आ रहा है, डी एक्स आ रहा है। अब लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग निकाल देते हैं बाहर। अंदर इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेके l, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना बन गया, एक्स क्यूब, साथ में क्या आ गया dx, ठीक है। अब करते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट अगर हम लोग करेंगे तो एक्स क्यूब पावर कितना है 3, इंटीग्रेशन में पावर क्या होता है, 1 से बढ़ता है, तो यहाँ पर 3 का पावर जो था +1 अगर हम लोग करते कितना बन गया 4, और जितना पावर ऊपर आता है उतना ही पावर हम लोग नीचे भी लिखते हैं। इसके अलावा हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ बन जाएगी, 0 से लेके l तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना बन गया, लैम्डा नॉट अपॉन में कितना आ गया 4। अपर लिमिट x के जगह अगर आप लगाते हैं l, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, l का पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 0 का पावर 4। तो आपके पास में कितना बचा, l का पावर 4 माइनस 0। तो ओवरऑल आपके पास जो लास्ट में बचना है वो कितना बचेगा, लैम्डा नॉट l का पावर 4 अपॉन में कितना आ गया 4, ठीक है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास नहीं आ रहा है जो पिछले बार आ रहा था। पिछले बार आपके पास में आंसर कितना आया था, पिछले बार आया था ml³/3, बट इस बार आपके पास आंसर कितना आ रहा है, इस बार आंसर आ रहा है लैम्डा नॉट l का पावर 4 अपॉन में 4, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं था। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, और इन दोनों की जो कॉन्सेप्ट है उसी पर बेस्ड मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन थर्ड वाला लिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग।
ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी की बात करते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस बॉडी का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो सेम काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे और एक छोटा सा एलिमेंट जो है वो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट जो मास है इस रिंग का वो कितना है m, कंप्लीट इसका रेडियस कितना है आपके पास में r। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, कंप्लीट बॉडी का मास अगर m है तो छोटे से एलिमेंट का जो मास बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, dm बनना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हम लोग जानते हैं कि छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो भी बनेगा छोटा सा डी आई, मास छोटा सा कितना डी एम, और इसका डिस्टेंस जो है ये रही हम लोग की एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास में ये क्या बन गया, ये बन गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं यहाँ पर तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अब ऐसा यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है इस डी एम एलिमेंट का वो कितना बन जाएगा, अगर यहाँ रेडियस आर है तो यहाँ पर भी रेडियस कितना बन जाएगा आर, तो डी एम इंटू में क्या हो गया आर का स्क्वायर। ठीक है, बट मुझे तो चाहिए कंप्लीट रिंग के लिए, इसलिए दोनों साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, डी आई का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा आई के बराबर, रेडियस आर तो कांस्टेंट है हम लोग जानते हैं, अगर एलिमेंट में यहाँ पर कंसीडर करूँ या फिर एलिमेंट में यहाँ 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 इस रिंग के किसी भी पार्ट पर अगर छोटा सा एलिमेंट में डी एम कंसीडर कर रहा हूँ तो उसका जो डिस्टेंस बनेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितना रहने वाला है, वो आर ही रहने वाला है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो डिस्टेंस आर है वो यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या कर सकते, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते। तो अंदर में हम लोग के पास क्या बच गया डी एम, और डी एम का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा m के बराबर, साथ में आपके पास बाहर में ऑलरेडी कितना था आर स्क्वायर था। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, ठीक है, उसके अलावा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास होनी चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन के ऊपर कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपके पास थी रिंग। ठीक है, ये हम लोग के पास में आ गई रिंग, इस रिंग के प्लेन के ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, परपेंडिकुलर, और एग्जैक्टली कहाँ से पास हो रही है, उसके सेंटर से। तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर, किसके लिए, एक रिंग के लिए। अब इसके अलावा अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर बहुत सारे रिंग को आप एक के ऊपर एक स्टैक करते जाए, ठीक है, एक के ऊपर एक अगर आप रखते जाए तो आपके पास जो शेप निकल कर आएगा वो शेप कौन सा होगा, हॉलो सिलेंडर का। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर के लिए भी अगर आप अगेन देखेंगे, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका कहाँ से पास हो रही है, एग्जैक्टली सेंटर से, प्लेन के ऊपर कैसी है, परपेंडिकुलर, तो इसके लिए भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज़, मैंने यहाँ पर एक रॉड कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अगेन ये रॉड क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसका हम लोग लेंगे एक छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, कंप्लीट रॉड का मास कितना आ रहा है m के बराबर, तो छोटे से एलिमेंट का मास कितना बन गया dm। अब यहाँ पर एक ही एलिमेंट तो होगा नहीं, यहाँ पर एक एलिमेंट होगा, यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट, और यहाँ पर एक एलिमेंट। मतलब इस रॉड के अंदर में बहुत सारे एलिमेंट है और सबका मास कितना है dm के बराबर। तो अगर हम लोग यहाँ निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से एलिमेंट का, वो आएगा छोटा सा डी आई, छोटा सा मास कितना डी एम, और इन सारे मासेस का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपको कितना मिलेगा आर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आर हर एक एलिमेंट के लिए कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो हमें तो चाहिए पूरे रॉड के लिए, दोनों साइड क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, डी आई का इंटीग्रेशन आई के बराबर। ठीक है, आर हमने देखा यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए जो डिस्टेंस आर है वो है कांस्टेंट, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आर स्क्वायर को
इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो आपके पास अंदर में क्या बच गया, dm, और dm का जो इंटीग्रेशन है वो कितना बन जाएगा, m, क्योंकि जब आप बहुत सारे dm 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 इनको मिलाते जाएंगे तो आपके पास लास्ट में कितना मिल जाएगा, कंप्लीट m मिल जाएगा। ठीक है, तो dm का इंटीग्रेशन बन गया m, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी कितना था, r। तो इस केस में भी अगेन आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया, mr स्क्वायर के बराबर। ठीक है।